कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे फॉर्म में हैं। एक तरफ नई पार्टी की तैयारी और दूसरी तरफ कांग्रेस पर निशाना। अपने अपमान का बदला लेने के लिए बेताब कैप्टन ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा कि पटियाला समेत पंजाब में दूसरी जगहों पर मेरे समर्थकों को धमकी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि विरोधी जो भी कर ले, लेकिन वह मुझे ऐसे घटिया राजनीतिक खेल से हरा नहीं पाएंगे। जो लोग मेरे साथ हैं वो मेरे साथ ही रहेंगे, क्योंकि वह पंजाब में शांति और डेवलपमेंट पर विश्वास करते हैं। हम इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम पंजाब के भविष्य के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। अमरिंदर ने कहा कि पहले मुझ पर पर्सनल अटैक किया गया, अब समर्थकों को डराने का हथकंडा अपनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीतिक चालों से न तो वो वोट पा सकेंगे और न ही लोगों का दिल जीत सकेंगे। अमरिंदर सिंह के इस बयान को उनके मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने ट्वीट किया। कैप्टन अमरिंदर सिंह नई पार्टी की घोषणा करने ही वाले हैं। इसकी सबसे ज्यादा चिंता पंजाब कांग्रेस को है। नई पार्टी की शुरुआत को प्रभावी बनाने के लिए कई दिग्गज कांग्रेसी नेता अमरिंदर के साथ खड़े नजर आ सकते हैं। इसे देखते हुए कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पंजाब में पार्टी में टूट और बगावत को रोकने के लिए सभी बड़े चेहरों से संपर्क साधा है। अमरिंदर के साथ जाने को लेकर उनका मन टटोला जा रहा है। कांग्रेसी नेताओं को अपने समर्थकों पर भी नजर रखने को कहा जा रहा है, ताकि अमरिंदर की शुरुआत को ही कमजोर कर उनके विरोध में सियासी माहौल खड़ा किया जा सके। कैप्टन एकदम से कांग्रेस को झटका देने के मूड में नहीं है। शुरुआत में उनके साथ कांग्रेस के कुछ बड़े चेहरे नजर आ सकते हैं, लेकिन बाकी काम चुनाव की घोषणा होने के बाद होगा। पंजाब में कांग्रेस को धीरे धीरे झटका दिया जाएगा, ताकि उन्हें एकदम से संभलने का मौका ही न मिले। कांग्रेस में बड़ी टूट टिकट की घोषणा के बाद हो सकती है, क्योंकि पंजाब में कई नेताओं को टिकट कटने का डर है। इसीलिए वह कैप्टन के संपर्क में तो हैं, लेकिन अभी खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। कैप्टन खेमे की रणनीति है कि कांग्रेस को टिकट की घोषणा होने तक टूट के खतरों में ही उलझा कर रखा जाए, फिर जैसे ही टिकटों का बंटवारा हो तो बगावत के जरिए पूरी उथल पुथल मचा दी जाए। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा सियासी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। कांग्रेस देश भर में सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है और इसके लिए कई नियम बनाए गए हैं। इन नियमों का जो पालन करेगा वही कांग्रेस का सदस्य बनेगा। सोनिया गांधी ने इसी सिलसिले में कांग्रेस के महासचिवों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई। इस बैठक में वैसे तो बातें तमाम हुई, जैसे कि पार्टी के अनुशासन का पालन करना, बीजेपी और संघ से लड़ना, मोदी को हराना, अपनी महत्वाकांक्षाओं पर काबू रखना वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के बीच राहुल गांधी ने कुछ ऐसे सवाल पूछ दिए जिसे सुनकर नेताओं ने अपना सिर ठोक लिया। असल में कांग्रेस का संविधान कहता है कि वही व्यक्ति पार्टी का सदस्य बन सकता है जो कभी शराब न पीता हो और हमेशा खादी का वस्त्र पहनता हो। कांग्रेस के पूर्व और अध्यक्ष इन वेटिंग राहुल गांधी ने सबसे ये सवाल कर दिया कि इस कमरे में कितने लोग हैं जो शराब या किसी तरह के नशे का सेवन नहीं करते और खादी ही पहनते हैं। राहुल गांधी के इस सवाल पर सारे नेता बगले झांकने लगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल के इस सवाल पर सिर्फ 2 महासचिवों ने हाथ ऊपर उठाया कि वो नशा करते हैं। बैठक में इसके बाद इस बात पर बहस होने लगी कि यह शराब वाला मामला कितना सही है। सूत्रों का कहना है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उनके राज्य में अधिकांश लोग शराब पीते हैं। ऐसे में कांग्रेस सदस्यता के नियम का पालन कैसे होगा। कुछ और नेताओं ने भी इसको लेकर अपनी राय जाहिर करनी शुरू कर दी। इसके बाद संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने चर्चा पर विराम लगाने को कहा। शराब वाले नियम के बाद चर्चा खादी वाले नियम पर शुरू हो गई। एक बार फिर राहुल ने ही खादी वाले बयान की व्यवहारिकता को लेकर बात उठाई। नेताओं ने भी कहा कि आजादी के आंदोलन के समय खादी का विशेष महत्व था, लेकिन मौजूदा समय में खादी काफी महंगी यानी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। इस दौरान एक नेता ने यह भी सुझाव दिया कि सदस्यता के नियमों में बदलाव का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में लाया जा सकता है। हालांकि दोनों ही बातों पर चर्चा बेनतीजा रही। सदस्यता अभियान, महंगाई के खिलाफ आंदोलन और विधानसभा चुनावों के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिवों, प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। सोनिया गांधी ने पार्टी नेताओं को अनुशासन और एकजुटता बनाकर आरएसएस, बीजेपी की विचारधारा से मुकाबला करने का संदेश दिया। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। नवाब मलिक चाहते हैं कि आर्यन खान को जमानत मिल जाए। शाहरुख खान भी ऐसा ही चाहते हैं। समीर वानखेड़े पर आरोप लगाने वाले साहिल का भी ऐसा ही इरादा है। लेकिन आर्यन की रिहाई के इस तिरफा खेल में अब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी फंस गई हैं। एनसीबी ने पूछताछ के लिए पूजा ददलानी को समन किया है।
आर्यन खान की जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में अभिनेता की मैनेजर पूजा ददलानी का ही सहारा लिया और उन पर गंभीर आरोप लगाए। क्रूज ड्रग्स केस में एजेंसी ने ददलानी के बारे में कहा है कि ऐसा लगता है कि एक गवाह को प्रभावित किया गया है। एजेंसी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक लिखित जवाब दाखिल किया था, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें आर्यन खान के बारे में ये बात कही गई है। वह जांच को प्रभावित करने वाली स्थिति में है और वह जांच को प्रभावित करके इसे भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। एनसीबी ने कहा कि इस केस के एक गवाह प्रभाकर सैल के एफिडेविट से साफ है कि जांच को प्रभावित करने की कोशिश की गई है। एनसीबी ने उस सनसनीखेज आरोपों को लेकर दावे किए हैं जिसमें गवाह प्रभाकर सैल ने आरोप लगाया कि आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवाने वाले एक प्राइवेट डिटेक्टिव केपी गोसावी ने शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी से केस को सेट करने के लिए 25 करोड़ रुपए मांगने की योजना बनाई थी, जिनमें से 8 करोड़ रुपए कथित तौर पर इस केस की जांच कर रहे अधिकारी समीर वानखेड़े को मिलने थे। इसी आधार पर एनसीबी ने बॉम्बे हाई कोर्ट को जमानत का विरोध करते हुए लिखा, एफिडेविट में स्पष्ट रूप से आर्यन खान से जुड़ी मैनेजर पूजा ददलानी का नाम है। एनसीबी ने अदालत को दिए लिखित बयान में यह भी कहा कि इस मामले में जांच के दौरान आर्यन खान के अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन का पता चला है, जिसके लिए एजेंसी को और वक्त चाहिए। एनसीबी ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है और निर्धारित दिशा निर्देशों के मुताबिक इस अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कनेक्शन का ठीक से पता लगाने के लिए पर्याप्त समय की जरूरत है। यही नहीं, एनसीबी ने कहा कि सोसाइटी में आर्यन खान की प्रभावशाली स्थिति को देखते हुए वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं और अन्य गवाहों को, जिन्हें वह निजी तौर पर जानते हैं, उसे प्रभावित भी कर सकते हैं। इसकी बहुत संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी के गठन का ऐलान कर दिया है और कहा कि हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। कैप्टन ने कहा कि मैं नई पार्टी बना रहा हूं। निर्वाचन आयोग से नाम और चुनाव चिन्ह की मंजूरी मिलने के बाद इसका ऐलान करूंगा। मेरे वकील इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि कैप्टन की पार्टी का नाम द पंजाब पीपल्स कांग्रेस हो सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू, सुखजिंदर रंधावा और कांग्रेस पर जमकर तीर चलाए और खालिस्तानियों को स्लीपर सेल तक कह डाला। बीजेपी के साथ गठबंधन के सवाल पर अमरिंदर सिंह ने कहा कि मैंने बीजेपी के साथ गठबंधन की बात कभी नहीं कही। हम सीट शेयरिंग कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में बीजेपी के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन मैं इस बारे में सोच रहा हूं। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अपनी राजनीतिक अदावत के बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार अपनी प्रतिज्ञा दोहराते हुए कहा कि वे जहां से भी चुनाव लड़ेंगे, हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। अमरिंदर सिंह ने कहा कि हम 117 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो सीटों पर समझौता हो या अपने बूते लड़ेंगे। पंजाब में बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के सवाल पर उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया और कहा कि बीएसएफ कोई पंजाब को टेक ओवर करने नहीं आया, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए आया है। इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। सुखजिंदर सिंह रंधावा पर पलटवार करते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि 9.5 साल तक राज्य का गृह मंत्री रहा और 1 महीने गृह मंत्री रहने वाले लोग कह रहे हैं कि उन्हें मुझसे ज्यादा पता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि खालिस्तान और पाकिस्तान मिलकर काम कर रहे हैं। बीएसएफ पंजाब को टेक ओवर करने नहीं आई है, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए पंजाब पुलिस की मदद के लिए आगे आई है। ये सीमाई राज्य में हो रहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है। जहां जरूरत है, पंजाब के हित में सरकार का साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी पंजाब में अशांति नहीं चाहता है। हमें ये समझना होगा कि पंजाब ने बहुत बुरा दौर देखा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा के मुद्दे पर वे मेरा मजाक बनाते हैं। मेरी बेसिक ट्रेनिंग एक सैनिक की रही है। 10 साल तक मैंने सेवाएं दी। मेरे ट्रेनिंग पीरियड से लेकर जब मैंने आर्मी छोड़ी, तब से मुझे बेसिक्स का पता है। पंजाब के मुख्यमंत्री रहने के दौरान अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अमरिंदर सिंह ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैं अपने सभी वादों को पूरा कर लेता। 92% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। योगेंद्र यादव को संयुक्त किसान मोर्चा से निलंबित किए जाने के बाद राकेश टिकैत ने कहा था कि उन्हें छुट्टी दी गई है। इस दौरान वे किताब लिखने वाले हैं, लेकिन योगेंद्र यादव किताब तो नहीं लिखेंगे। इस दौरान वे अपने संगठन को नई धार देंगे। मतलब साफ है कि योगेंद्र यादव का रास्ता संयुक्त किसान मोर्चा से अलग हो चुका है। आंदोलन और एसकेएम से अलग होने वाले योगेंद्र यादव पहले नेता नहीं हैं।
इसके पहले भी करीब आधा दर्जन संगठन और नेता आंदोलन से अलग हो चुके हैं। वजह किसान नेताओं की आपसी गुटबाजी और झगड़े हैं। योगेंद्र यादव को बेहद सामान्य सी बात का बतंगड़ बनाकर बाहर कर दिया गया। अब इसका खामियाजा आंदोलन को उठाना पड़ेगा। किसान नेताओं की आपसी झगड़ों की वजह से सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं, बल्कि अब तक आधा दर्जन संगठन और कई बड़े नेता संयुक्त किसान मोर्चा और आंदोलन से किनारा कर चुके हैं। बावजूद इसके संयुक्त किसान मोर्चा किसानों के हितों को लेकर आंदोलन के बजाय अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता योगेंद्र यादव को पिछले दिनों संयुक्त किसान मोर्चा ने इसलिए 1 महीने के लिए निलंबित कर दिया कि वे इंसानियत के नाते लखीमपुर खीरी में पीड़ित उस परिवार से मिलने चले गए जिस परिवार के एक सदस्य और भाजपा कार्यकर्ता पीट कर मार डाले गए थे। संयुक्त किसान मोर्चा से योगेंद्र यादव के निलंबन का मामला साधारण नहीं है। इस मामले में सवाल निलंबन की अवधि का नहीं, बल्कि उन मुद्दों का है जिन्हें उन्होंने उठाया है। छनकर बाहर आ रही सूचनाओं का सच ये है कि योगेंद्र को संयुक्त किसान मोर्चा का निर्णय चुभ रहा है, पर वह नहीं चाहते कि मोर्चे की एकता तोड़ने का ठीकरा उनके सिर फूटे। योगेंद्र ने मोर्चे की एकता के लिए दी गई निलंबन की सजा तो स्वीकार कर ली है, पर उन्हें इसका मलाल कम नहीं है। माना जा रहा है कि निलंबन अवधि में योगेंद्र बड़ी लकीर खींचने की तैयारी में हैं। इसके लिए वह अलग से ताल ठोकेंगे। योगेंद्र यादव का कहना है कि मेरे लिए 1 महीने का समय एक अवसर जैसा है। मुझे विभिन्न राज्यों से बुलावा आ रहा है। पहले दक्षिण हरियाणा की मंडियों का दौरा करूंगा, किसानों को उनका हक दिलवाऊंगा, फिर 4-5 राज्यों में जय किसान आंदोलन से जुड़ा संगठन का काम करूंगा। सामूहिक निर्णय का सम्मान करता हूं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लालू ने कड़े तेवर दिखाए, बात महागठबंधन के टूटने तक जा पहुंची, लेकिन मामला बिगड़ता देख कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद को फोन करके सुलह सफाई के संकेत दे दिए। इसके बाद बिहार कांग्रेस में खलबली मच गई। पार्टी ने तुरंत इस बात का खंडन कर दिया और इसे दुष्प्रचार करार दे दिया। लेकिन अब स्वयं लालू प्रसाद यादव ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि उनकी सोनिया गांधी से फोन पर बातचीत हुई है। लालू ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान में राजद की जीत का दावा करते हुए कहा कि सोनिया गांधी से भी फोन पर बातचीत हुई है और कांग्रेस अध्यक्ष ने उनका कुशल क्षेम पूछा। लालू ने बताया कि सोनिया गांधी से बातचीत में उन्होंने विपक्षी एकजुटता के लिए मीटिंग की सलाह दी है। सोनिया गांधी ने मंगलवार को लालू प्रसाद यादव से फोन पर बात की। सोनिया गांधी से लालू प्रसाद की इस बातचीत को हाल के दिनों में हुई तल्खी के बीच काफी अहम माना जा रहा है, लेकिन लालू प्रसाद यादव की इस बातचीत की पुष्टि से पहले बिहार कांग्रेस के नेता इससे इनकार करते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा था कि सोनिया गांधी से बातचीत का दुष्प्रचार किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव और सोनिया गांधी में कोई बातचीत नहीं हुई है। और इसी तरह कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने भी लालू यादव और सोनिया गांधी के बीच बातचीत का खंडन किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव और सोनिया गांधी में कोई बातचीत नहीं हुई है। बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार हो रही है, इसलिए हताशा में राजद के नेता ऐसा बयान दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि सोनिया ने अपनी पार्टी के महासचिवों, बिहार प्रभारी और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली में हुई अति महत्वपूर्ण बैठक के बाद लालू प्रसाद से फोन पर बात की। बिहार में 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर महागठबंधन के 2 पूर्व सहयोगियों आरजेडी और कांग्रेस के बीच कड़वाहट बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पार्टी बनाने का ऐलान करते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। उनका सबसे पहला लक्ष्य किसान आंदोलन का समाधान करवाना है। इसके लिए वे गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। उनके साथ 20 से 25 लोगों का शिष्टमंडल भी होगा। कैप्टन कांग्रेस की जड़ें पंजाब से उखाड़ने के लिए हर संभव काम करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा उनकी पार्टी 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके लिए दूसरे दलों के साथ गठबंधन करेंगे या खुद अपनी पार्टी की बदौलत लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जहां से भी चुनाव लड़ें, हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से पंजाब के नेताओं को बुलाकर मिल रहे हैं, उससे साफ है कि वह घबराए हुए हैं। जब से सिद्धू सीन में आए, तब से कांग्रेस की लोकप्रियता में 24% कमी आई। इसके साथ ही कैप्टन ने केंद्रीय कृषि कानूनों के मामले और किसान आंदोलन को समाप्त करने की पहल करने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वह इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वे अपने साथ एक शिष्टमंडल भी ले जाएंगे।
वह कृषि कानून को लेकर धरने पर बैठे किसानों को प्रेजेंटेशन देगा। वह निजी तौर पर अमित शाह से किसान आंदोलन के हल के लिए मिलने जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट पर बोलते हुए कहा कि वह कुछ नहीं जानते, बहुत ज्यादा बोलता है, उसके पास दिमाग नहीं है। मैंने गठबंधन पर कभी अमित शाह या ढींढसा से बात नहीं की, लेकिन मैं करूंगा। मैं कांग्रेस से लड़ने के लिए मजबूत होना चाहता हूं। हम इन्हें हराने के लिए संयुक्त मोर्चा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के रूप में अपने वादे पूरे किए, पंजाब की सुरक्षा से अभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं करीब 9.5 साल पंजाब का मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रहा, इसलिए राज्य के सुरक्षा के खतरों और चिंताओं से अवगत हूं। इस बारे में समय समय पर केंद्र को भी बताता रहा। अरूसा आलम सहित अन्य मामलों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम नहीं करते तब तक राज्य तरक्की नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। विवाद शाहरुख खान के बेटे आर्यन की गिरफ्तारी से शुरू हुआ। रिश्वत उगाही जैसे तमाम आरोप लगाने के बाद अब नवाब मलिक दलित अधिकारी समीर वानखेड़े को मुसलमान साबित करने पर तुले हुए हैं, जबकि समीर वानखेड़े दलित हिंदू हैं। यह बात उनके पिता और तमाम शैक्षिक सर्टिफिकेट में दर्ज है। लेकिन नवाब मलिक 10 मामले को सियासी रूप देने की कोशिश में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि नवाब मलिक की सियासत से राज्य के सामाजिक ताने बाने पर असर पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्टर समीर वानखेड़े को इन दिनों उनके धर्म को लेकर टारगेट किया जा रहा है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने अब उनका कथित निकाहनामा शेयर किया है। नवाब मलिक ने लिखा है कि साल 2006 में 7 दिसंबर गुरुवार को रात 8 बजे समीर दाऊद वानखेड़े और शबाना कुरैशी का निकाह हुआ था। यह निकाह मुंबई के अंधेरी वेस्ट के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में हुआ था। महाराष्ट्र के मंत्री ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि निकाह में 33,000 रुपए मेहर के रूप में अदा की गई थी। इसमें गवाह नंबर 2 अजीज खान थे। वह यास्मीन दाऊद वानखेड़े के पति हैं, जो कि समीर दाऊद वानखेड़े की बहन है। समीर वानखेड़े के निगाह से जुड़े नवाब मलिक के दावे के बाद अब मुस्लिम अहमद नाम के एक काजी भी सामने आ गए हैं। काजी ने दावा किया कि उन्होंने ही समीर वानखेड़े और शबाना नाम की लड़की का निकाह कराया था। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जो कि निकाहनामा शेयर किया है वह असली है। काजी मुजम्मिल अहमद ने कहा कि मैंने निकाह पढ़ाया था, निकाहनामा बिल्कुल सही है। उस वक्त समीर, शबाना, उनके पिता सब मुसलमान थे। काजी बोले कि अगर समीर हिंदू होते तो निकाह ही नहीं होता, क्योंकि शरीयत के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता। शरीयत के खिलाफ जाकर काजी निकाह नहीं पढ़ाता। आज वह जो कुछ भी कहें, उस वक्त समीर मुसलमान थे। काजी ने कहा कि 15 मिनट के अंदर निकाह पढ़वा दिया गया था। समीर वानखेड़े का निकाह पूरी तरह से इस्लामी तौर तरीके से हुआ था। इस विवाद पर समीर वानखेड़े के पिता और पत्नी ने कहा कि उन्होंने सच से कभी इनकार नहीं किया है। समीर की पत्नी क्रांति ने कहा कि जो झूठ है और उसे हमारे मत्थे में जो मर रहे हैं, उस चीज को हम लोग सहन नहीं कर सकते। समीर वानखेड़े को यह पता था कि वे हिंदू हैं, इसके लिए उनको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है, वो उन्होंने की। उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, दोनों बालिग हैं और दोनों ने अपने साइन किए हैं, तो फर्जीवाड़ा कहाँ है? समीर वानखेड़े ने किसी को फंसाया, साफ साफ लिखा है यहाँ पर वो हिंदू हैं। समीर वानखेड़े ना ही अपने रिलीजन और ना ही अपनी जात के बारे में कभी झूठ बोला है। वो आदमी सच्चा है, उसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करोगे वो हीरे जैसा निखर कर आएगा। इन आरोपों को निराधार बताते हुए समीर वानखेड़े के पिता ने बताया था कि मेरा नाम दाऊद नहीं ज्ञानदेव वानखेड़े है, मेरे पास सारे सबूत हैं। SSE, BA, पोस्ट ग्रेजुएशन, LLB के सर्टिफिकेट हैं मेरे पास। इन सब में मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मुझे समझ नहीं आ रहा दाऊद नाम कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आरोप लगाने वाले बोल रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि यह उसी का कोई फर्जीवाड़ा है। ज्ञानदेव वानखेड़े से जब पूछा गया कि नवाब मलिक ऐसा क्यों करेंगे, इस पर समीर के पिता ने कहा कि मेरे बेटे ने नवाब मलिक के दामाद को गिरफ्तार किया था। वो 8 से 10 महीने जेल में बंद था। इससे पहले वो कुछ नहीं बोला, लेकिन अब वह जल रहा है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।